हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रजत डमोलिया और आज हम अपना ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ग्रेविटेशन का। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो प्लेलिस्ट में जाके पहली और दूसरी वीडियो मैंने डाली है, उसको देख लीजिए। और कल मैंने एक लाइट के ऊपर और वीडियो डाली थी, उसको अगर आपका कोई बड़ा भाई 10th में या भाई बहन कोई भी है जो 10th में, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दी है, उसको देख लें यार। कल एक भाई ने यार कमेंट किया है, यश शर्मा नाम के लड़के ने, उसने कहा भाई आपको पढ़ाना नहीं आता यार। और उसी ने कहा था मुझसे कि लाइट के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने को। मतलब यार तुझे कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसको तू कमेंट में लिख देता। किसी की आप क्या नाम है, किसी के ऊपर आप मतलब कोई थोड़ी कमी होगी तो आप उसको डायरेक्ट उसको कह देते कि आपको पढ़ाना नहीं आता। यार तुझे कैसे नहीं पता, तुझे कैसे पता है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता। चल देखते हैं, उसको छोड़ते हैं। अगर भाई तुझको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे मैसेज कर दिया अगर डायरेक्ट, या सीधा कमेंट में लिख दिया अगर, मैं बता दूंगा यार उन चीजों को। चलो अब हमारा लेक्चर नंबर 3 ग्रेविटेशन का, ठीक है। ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3 हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए, उन दोनों की मैंने पीडीएफ डाली थी आपको नोट्स में, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में या नोट्स के फॉर्म में। एक लास्ट में मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं उसकी भी पीडीएफ डाल दूंगा। और क्या नाम है, एक फॉर्मूला सीट भी डाल दूंगा जिसमें सारे फॉर्मूले होंगे, आपको याद करने में आसानी होगी, लर्न करने में। और इसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा इसी लेक्चर में, इस जो अब लेक्चर पढ़ा रहा हूं मैं। अब देखते हैं हम केप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। ये इंपोर्टेंट है, कुछ बुक में इसका थोड़ा दे रखा है और कुछ में ज्यादा रखा है, लेकिन मैं अपने हिसाब से कराऊंगा इसको। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन सबसे पहले ये किसने दिया, ये लॉ ये दिया था जोनेस केपलर ने दिया था। किसने दिया था? जोनेस केपलर ने। इन्होंने इसमें 3 लॉ दिए थे। केपलर्स लॉ में कितने लॉ दिए थे इन्होंने? जोनेस केपलर ने 3 लॉ दिए थे। ये अब केपलर्स लॉ ने क्यों दिए? केपलर्स लॉ इन्होंने इसलिए दिए जिससे ये पाथ बता सकें किसका, प्लैनेट्स का सन के अराउंड या सैटेलाइट का प्लैनेट्स के अराउंड, ठीक है। these law govern मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, वही चीज मैंने बताई। ऑल्सो डिस्क्राइब मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट्स। अब यहाँ पे सैटेलाइट का मतलब यार, एक इसमें ब्रैकेट में दे रखा था मून, तो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सैटेलाइट से। तो जो मून है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट होता है। क्या होता है हमारा? नेचुरल सैटेलाइट। मैंने एक एक पॉइंट करके आपको नोट्स में लिख दिए हैं, उसको आप देख लेना। और अराउंड द प्लैनेट्स किसके अराउंड मूव करता है? मून अर्थ के अराउंड मूव करता है। तो जो हमारा सैटेलाइट है वो भी अर्थ के अराउंड मूव करता है। हमारी अर्थ किसके अराउंड मूव करती है? सन के अराउंड। तो इस लॉ में इसी के बारे में बताया गया है कि उनकी क्या पाथ होता है, क्या किस वो क्या नाम है, उनकी जो ऑर्बिट होती है वो क्या होती है, किस शेप में होती है। तो इसी के ऊपर इसका फर्स्ट केपलर्स लॉ आता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स, तो वो क्या बताता है? प्लैनेट्स मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एंड द सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई। यहाँ पे छक्के छूट जाते हैं बच्चों के। तो प्लैनेट्स किस ऑर्बिट में मूव करते हैं? ऑर्बिट मतलब एक तरह से पाथ या शेप मान लो आप। तो प्लैनेट्स है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट, सर्कल में नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं और उसमें क्या होता है, यहाँ पे इलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 फोकस होती है, पॉइंट ये। उसमें इस लाइन का मतलब होता है सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई। उसमें से एक फोकाई पे क्या सन रखा हुआ है, उसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स मूव करती हैं। अगर बच्चे ने पूछा कि अगर सर सर्कल होता तो क्या होता, तो यहाँ पे अगर सर्कल होता तो यहाँ पे वेलोसिटी होती कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी ऑर्बिट क्या है? इलिप्टिकल। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। फिर दिस लॉ ऑल्सो टेल्स अबाउट द पाथ ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। और क्या बताता है? ये पाथ बताता है। सबसे पहले तो ये बताता है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में, सीधी बात है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में तो उसका पाथ क्या हो गया? इलिप्स हो गया, ठीक है। जैसे कि उस लाइन का मतलब सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई। तो 2 में से एक फोकाई पे सन, दूसरी फोकाई ये रही, और प्लैनेट्स इसके अराउंड मूव करते हैं, इसके अराउंड मूव करते हैं। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये इसके अराउंड मूव कर रहे हैं। तो ये था बस हमारा केपलर्स फर्स्ट लॉ, इसमें कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स में क्या कह रहा है कि मान लो आपने यहाँ पे 5 मिनट टाइम में जितना एरिया कवर किया और यहाँ पे 5 मिनट टाइम में जितना एरिया कवर किया, वो दोनों एरिया इक्वल होंगे, ठीक है। अब थ्योरी में क्या कहते हैं? प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal areas in equal interval of time। मतलब सेम टाइम में सेम एरिया, मतलब जितना यहाँ पे टाइम और जितना यहाँ पे टाइम 5-5, तो उसमें एरिया भी क्या रहेगा? सेम रहेगा उसका एरिया। इसको मैंने पहले बता दिया, ठीक है। प्लैनेट्स मूव विद कांस्टेंट स्पीड अराउंड द सन बिकॉज ऑफ द इलिप्टिकल पाथ। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी फर्स्ट लॉ में, जब मैं पढ़ा रहा था आपको उसको।
कि मतलब इसकी जो ऑर्बिट है वो क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो इस वजह से क्या होता है, इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं हो पाती। अगर वो सर्कल होती तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड v से मैं v मतलब डिनोट कर रहा हूं मैं वेलोसिटी से, जो आपने पढ़ लिया होगा पहले और दूसरे चैप्टर में, तो वो यहाँ पे क्या होती, कांस्टेंट होती। अगर सर्कल होता तो कांस्टेंट, वैसे कांस्टेंट नहीं है। एक चीज और इसमें कि क्लोजर टू द सन प्लैनेट मूव्स फास्टर एंड अवे टू द सन स्लोअर। मतलब क्या कह रहा है ये कि अगर प्लैनेट सन के पास है, जैसे प्लैनेट यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या रहेगी, हाइयर। अब क्यों रहेगी वो मैं आपको नहीं बता रहा, जिससे इससे क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं उस चीज को उसका रीजन नहीं दे रहा, ठीक है। और अवे फ्रॉम द सन, सन जैसे ये प्लैनेट यहाँ पे सन से दूर है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी। तो बस सिंपल सी चीज है इसमें। क्या बताया है कि मान लो मैंने आपको बता ही दिया इसमें कि क्लोजर टू सन, सन के पास में स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और सन से दूर क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। अब इसका थर्ड लॉ देखते हैं, उसके बाद देखते हैं न्यूटन ने क्या कहा था, मतलब उसको एफ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, उन्होंने कैसे प्रूव किया था, इस चीज को बताते हैं केप्लर्स की लॉ की मदद से। अब शुरू करते हैं इसमें केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ में यार सिर्फ सीधा सीधा डिफाइन दे रखी है कि जो आर की पावर 3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब यहाँ आर क्या है, ये मुद्दा आता है, तो आर क्या है, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब प्लैनेट की मीन डिस्टेंस किससे, सन से, क्योंकि एग्जैक्ट डिस्टेंस तो निकाली नहीं जा सकती, तो जो भी जितने भी जो मीन डिस्टेंस है उस हिसाब से इसमें निकाल दी। और ये टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, मतलब सन के अराउंड वो कितने टाइम पीरियड में मूव कर लेता है, उसका वो टाइम पीरियड है स्क्वायर। अब मैंने यार एक चीज बताई थी आपको लेक्चर नंबर 1 में, के प्रोपोर्शनलिटी पे मैंने आपको खूब अच्छी तरह समझाया था कि जब इसको हटाते हैं तो इसको हटाने हैं हमें क्या लगाना है, इक्वल का साइन लगाना है। तो उसको इक्वल का साइन लगाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत होती है। तो यहाँ देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया, वो इक्वल लगाया, तो वहां पे आ गया कांस्टेंट इंटू टी स्क्वायर। अब यह कांस्टेंट लिख दिया है, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर कांस्टेंट दे नहीं रखा, तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इक्वल टू आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है यहाँ केप्लर्स थर्ड लॉ। इसका एप्लीकेशन अभी आएगा। न्यूटन शोड दैट cause of motion of planet is gravitational force which exert on them। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि न्यूटन ने क्या बताया है कि जो मोशन है प्लैनेट्स का अराउंड सन, वो किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्यों, क्योंकि जो सन है वो क्या लगा रहा है उन पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उनको होल्ड करके रखा है, जिस वजह से वो चक्कर लगा रहे हैं, वरना वो तो दूर उड़ के दूर पहुंच जाए। तो बस इसमें इतनी चीज। अब हम देखेंगे कि मतलब न्यूटन के दिमाग में कैसे आया कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के ये भी उन्होंने किस लॉ की मदद से, न्यूटन ने किस लॉ की मदद से डेराइव किया था, ये किया था केप्लर्स के लॉ की मदद से, जो कि हम अभी आगे देखते हैं। इसको मैं डालता हूं। अब हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड न्यूटन गेस इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ को कैसे गेस किया। तो ये किसकी मदद से किया इन्होंने, केप्लर्स लॉ की मदद से। वो कैसे किया मैं अभी आपको बताता हूँ। इनवर्स स्क्वायर लॉ हमें बताइए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो ऑर्बिट थी प्लैनेट्स की वो क्या ले ली, सर्कुलर ले ली, इलिप्टिकल ना होने की वजह। ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अब क्या हुआ, लेट अज्यूम, इन्होंने क्या माना कि प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सन के अराउंड अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो किसी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होगा। तो मान लिया हमने उसकी वेलोसिटी v है, उसका मास हमने मान लिया ये रहा m। राइटिंग की नहीं, मैंने उसमें नोट्स में अच्छी लिखी है, उसमें लिख लेना तुम। और वेलोसिटी v अराउंड द सन, सन के अराउंड ही तो मूव कर रहा है। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपको बताया था जो कि सेंटर की तरफ लगता है, टुवर्ड सेंटर। अब यहाँ सेंटर क्या है, सन। तो ये है क्या, एक्चुअली ये है क्या, ये कुछ नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि कौन लगा रहा है, सन। सन लगाएगा तो वो अंदर की तरफ लगाएगा, तो प्लैनेट पे कहाँ लगेगा, अंदर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसकी वैल्यू होती है, सेंट्रीपिटल की फोर्स की वैल्यू mv²/r। ये आगे आएगी आपकी हायर क्लासेस में। यहाँ पे क्या है, मास कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो फोर्स वो क्या हो जाएगा हमारे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/r। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है प्लैनेट का अराउंड द सन, एक रेवोल्यूशन में, वो हम मान लेते हैं कैपिटल T, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में 2πr/t। 2πr आपने देखा होगा यार, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमने सर्कल माना है इसको, ये सर्कल है, सर्कल का क्या नाम है, पेरीमीटर 2πr डिवाइडेड बाई टाइम कैपिटल T, टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पे 2π क्या है, कांस्टेंट है, 2 × 3.14, ये कांस्टेंट हो गया।
अब तो जो v है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, r अपॉन टी के। अब क्या करें हम, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, मैंने उसमें लिख दिया है नोट्स में, अच्छी अच्छी राइटिंग है उसमें, आप देख लेना। उसमें दोनों तरफ हम जिसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर और इन दोनों का भी स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई, अब क्या करना है हमें, जब ये हो गया, ये क्या आया हमारा बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड स्मॉल आर। अब हमें क्या करना है, डिवाइड भी करना है स्मॉल आर को, वो डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है इससे, आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर से। तो जब ऐसा करेंगे तो यहाँ जब इससे ये आर स्क्वायर था, जब आर स्क्वायर से एक और आर मल्टीप्लाई करेगा तो आर की पावर 3 और नीचे यहाँ पे टी स्क्वायर था ही। हमें पता है जब हम केपलर्स लॉ पढ़ रहे थे तो जो आर की पावर 3 बाई टी स्क्वायर है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आ गया ना यहाँ पे केपलर्स थर्ड लॉ यूज में आ गया। तो फिर जो क्या नाम है वी स्क्वायर बचेगा वो सिर्फ किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, 1 बाई आर के। एक मिनट में यहां पर बताता हूं उसको। तो जो v स्क्वायर है यहाँ पे किसकी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल r के। अब हमें बताया फोर्स क्या है, v स्क्वायर बाई r। तो यहाँ पे हम v की वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं, v स्क्वायर की, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके। तो यहाँ v स्क्वायर की 1 बाई आर इंटू आर, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई आर स्क्वायर, हैंस प्रूफ। यही तो कहा है न्यूटन ने, इनवर्स स्क्वायर लॉ यही तो है। तो यार सिंपल सी चीज है, इसको आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये समझ में आ जाएगा। और मैंने उसमें एक एक चीज और आप एक बार बुक की रीडिंग और लगा लिया करें साथ में, क्योंकि हर चीज लिखानी नहीं होती, उसमें कुछ एग्जांपल, वैसे मैंने सारा कवर कर दिया है इसमें। अब इसको आगे में डालते हैं, दूसरा टॉपिक देते हैं फ्री फॉल का। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, फ्री फॉल। तो एक टॉपिक मुझसे छूट गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो कि फ्री फॉल से पहले बताना था, लेकिन उसको मैं अभी बता दूंगा। फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होता है, जैसे कोई बॉडी है, मैंने इसका एक रफ डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं। मान लो स्टोन है ये, जब स्टोन को हमने ड्रॉप किया तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या चाहेगा, इसको नीचे लाना चाहेगा, मतलब अपनी ओर लाना चाहेगा। तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जब इस स्टोन पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, कोई अदर फोर्स नहीं लगे, अदर फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस, जो कि आप आगे बढ़ेंगे, वो नहीं लगे, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, तो उस समय एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि होती है कांस्टेंट। तो मतलब जब वो स्टोन गिर रहा है, उस पर कोई अदर फोर्स नहीं लग रहा, तो उस टाइम उस बॉडी को कहेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी या फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहेंगे, और इस कंडीशन को कहते हैं फ्री फॉल। इसमें कुछ नहीं है, बच्चे वैसे ही कंफ्यूज होते हैं। तो क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी सेम फॉर ऑल बॉडी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सॉरी। मतलब इसमें क्या बताया कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, कोई ये बॉडी है, तो इसमें और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, अगर ये फ्री फॉल कंडीशन में है तो इनकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, जो कि कितना होगा, स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हम कल लेक्चर में पढ़ेंगे उसको। अब यार एक बच्चे ने मुझसे कहा कि भाई हम स्टोन और क्या नाम है एक फीदर को गिराते हैं, तो उन दोनों की मतलब स्टोन तो पहले पहुंच जाता है और फीदर जो हमारी पंख है वो लेट पहुंचती है, ऐसा क्यों होता है। तो उसका रीजन क्या होता है कि जो फीदर है उसका एक तो मास कम होता है, पहली बात तो सॉरी ये मास पर डिपेंड ही नहीं करती। फीदर में क्या होता है कि वहां पे और फोर्स एक्ट करने लग जाते हैं, एयर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाती है। अब कोई दो स्टोन लो तुम, एक लो छोटा है एक बड़ा, तो वो दोनों एक ही साथ गिरेंगे, वहां पे जो क्या नाम है कोई और फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो वो फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में होगा, और वहां पे जी की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो जी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी कैलकुलेशन हम कल देखेंगे, और यहाँ पे फ्री फॉलिंग से ही हम जी को आगे डिराइव करेंगे। अब जो कल क्या रहा था, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये पढ़ा होगा आपने मोशन वाले चैप्टर में, उसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। उसमें क्या कहता है कि एवरी एक्शन ईच एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कोई भी एक्शन करोगे तो जैसे मैं इस पे बोर्ड पे मार रहा हूं, तो वो भी उधर से क्या नाम है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिससे ये टिका हुआ है अभी, ठीक है। अब हमारा सेकंड लॉ यहाँ पे काम में आता है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि F इक्वल टू एम ए और A इक्वल टू एफ बाई एम। जैसे कोई स्टोन हमने गिराया नीचे, तो जो अर्थ है वो तो अपना फोर्स लगा रही है, तो कायदा तो ये बनता है कि जो स्टोन है वो भी फोर्स लगाए और अर्थ उसकी तरफ आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन ये हम सेकंड लॉ से देंगे। कैसे देंगे, एक्सेलरेशन फिर क्या हो जाएगी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एफ बाई एम। अब स्टोन के केस में क्या होता है, स्टोन के केस में मास होता है कम, मास कम होगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्यों,
क्योंकि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये यहाँ बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम, और अगर यहाँ पे मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। तो एक्सेलरेशन ज्यादा, इससे क्या होता है कि जो स्टोन है वो अर्थ की तरफ खिंचा चला आता है। अब केस लेते हैं अर्थ का, कि अर्थ ऊपर क्यों नहीं जाती है? अर्थ इसलिए नहीं जाती क्योंकि यहाँ पे मास ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा। तो अगर मास ज्यादा है तो मैंने बताया एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मास ज्यादा तो बहुत ज्यादा मास, तो एक्सेलरेशन कितनी कम, बहुत कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि मतलब इससे क्या रिजल्ट हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है मतलब अर्थ के जाने की स्टोन की तरफ बहुत 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 ज्यादा कम है, मतलब नॉन ऑब्जर्वेबल है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अर्थ उसकी तरफ क्यों नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन इसकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब भाई आज का टॉपिक, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे खत्म करते हैं हम। कल देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बारे में, और उसका वेरिएशन जो कि जैसे इक्वेटर पे क्या है, पोल पे क्या है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे जवाब दे दूंगा। और भाई यस सर, मैंने जो भी बात मुझसे कही मतलब पढ़ाना नहीं आता तो यार तेरे को जो चीज समझ में नहीं आए तू मुझे कमेंट में बोल दे, बिंदास बोल दे। मैं मानता हूं मैंने कल ऑप्टिक्स बता दिया आपको, ये मतलब बताते तो नहीं है लेकिन मैंने बताया। मैंने इसलिए बताया कि अगर आप आगे जैसे हायर क्लास में 11-12 में आओगे तो आपको वहां समझने में दिक्कत नहीं होगी, इस चक्कर में बता देता हूँ। तो यार ये भी मेरी गलती है कि मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ, मुझे नहीं ज्यादा बताना चाहिए, है ना। यही तो बात है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, यही तो, इसीलिए तो आपने ये कही चीज, तो मैं नहीं बताऊंगा ज्यादा एक्स्ट्रा। कोई भी दिक्कत होती है वीडियो पॉज करके आप देख लेना और कमेंट में लिख देना। और आज के लिए बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और जितना भी हो सके इस लेक्चर को फैलाओ यार, जितना भी हो सके, ठीक है। थैंक यू, बस आज के लिए।